हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है के स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने शाम को आपको मैसेज तो दे ही दिया था कि हमने एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्टडीज़ के रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैनल के ऊपर अपनी फ़र्स्ट स्टडी के रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ कि आपको बड़ी सारी चीज़ें, मोस्टली मैक्सिमम चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। तो जैसे कि सबसे पहले तो मैं इस चैनल के ऊपर स्टार्ट करूँगा जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, जिसको बायोलॉजी, जिसको बोला गया बायोलॉजी। ठीक है ना, मैं अपने मेन सब्जेक्ट को आज स्टार्ट करने वाला हूँ। शुरुआत करेंगे हम अपने स्ट्रॉन्ग जोन से, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिसका मैं मास्टर हूँ। तो मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैंने यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आपको नीट लेवल की बायोलॉजी करवानी है। अगर आप सारी की सारी वीडियोस देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नीट में नहीं छूटने वाला, ये मेरी तरफ से आपके लिए गारंटी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, ये मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, बायोलॉजी में हमने अपने शरीर के बारे में भी पढ़ना है, अपनी बॉडी के बारे में भी पढ़ना है। तो कोई भी इंसान है उसको पहले अपने शरीर की नॉलेज होनी चाहिए, अपनी बॉडी के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि कौन सा हमारी बॉडी का पार्ट कहाँ पे। अगर कोई पूछे कि भाई आपकी किडनियाँ कहाँ पे हैं, आपका दिल कहाँ पे है, दिमाग कहाँ पे है, लंग्स कहाँ पे होते हैं, तो मतलब कि एक एक ऑर्गन का अगर आपको पता होगा सही से, तो फिर आपको बिल्कुल आसानी रहेगी जब आपके बॉडी में कोई डिजीज़ आती है, आप बीमार हो जाते हो, कहीं पे आपको दर्द होता है, तो आपको अगर पता होगा तो डेफिनेटली आपको एहसास हो जाएगा कि मेरे इस पार्ट में परेशानी आ गई है, तो आप झट से दौड़ के डॉक्टर के पास जाओगे। लेकिन बायोलॉजी अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि आप जब डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर को आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये वाली बीमारी है। आप खुद घर बैठे ही बीमारी को पहचान लोगे अगर बायोलॉजी पढ़ोगे तो। और जब आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर को आप खुद नहीं बोलोगे कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई दो, आप डॉक्टर को खुद से दवाइयाँ लिख के दोगे, एक चिट्ठी बना के दोगे कि डॉक्टर साहब ये वाली मुझे दवाइयाँ चाहिए, दे दो। तो डॉक्टर भी देखता भर रह जाएगा, भाई इस बंदे को इतना नॉलेज। तो मतलब कि हमने पढ़ाई करनी है डॉक्टरी लेवल की, क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद इसके जो स्कोप्स हैं, सबसे बड़ा स्कोप तो मैं मानता हूँ कि आप एक अच्छे खासे MBBS डॉक्टर बन सकते हो। उसके बाद आप एक मेरी तरह एक बायोलॉजिकल टीचर भी बन सकते हो, आप एक साइंटिस्ट भी बन सकते हो। तो बहुत सारे इसके स्कोप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का नाम लेकर आज। जय माता दी, जय श्री राम, जय भोले बाबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है किसकी? साइंस की। मतलब साइंस जो है वो एक पेड़ की तरह है जिसकी आगे 3 ब्रांचेस हैं, 3 शाखाएं हैं। एक को जैसे नाम आपको पता है फिजिक्स का मिलता है, एक केमिस्ट्री का मिलता है और तीसरी को नाम मिलता है बायोलॉजी का। ये साइंस की ही एक ब्रांच है। ठीक है जी। अब देखिए, ये जो बर्ड है, ये 2 बर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक बर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, एक बर्ड जो है यहाँ पे है बायो और दूसरा बर्ड है लॉजी। बायो प्लस लॉजी इज इक्वल टू बायोलॉजी। तो अगर आपको कोई पूछता है, देखो आप कहीं पे भी पढ़ोगे, किसी भी टीचर के पास जाके आप कोचिंग लेते हो, आप ट्यूशन पढ़ते हो, आप स्कूल जाते हो, तो कोई भी टीचर है सबसे पहले आपको वो उस सब्जेक्ट का बेसिक पूछते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर बेस स्ट्रांग है ना बच्चे का, तो उसके ऊपर हम जो मर्जी, मतलब कि उसको जितना मर्जी पढ़ाएं, फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आपको पता है, अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर हम मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले हम नीचे प्लंथ डालते हैं। अगर आपका नीचे फ्लोर प्लंथ ज़बरदस्त होगा ना, तो ऊपर हम भाई जितने मर्जी इमारतें खड़ी कर लें, जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बिल्डिंग को, क्योंकि उसका बेस स्ट्रांग है भाई। वैसे ही अगर बच्चे का बेस स्ट्रांग है ना,
तो भाई उसको हम चाहे जितना मर्जी हायर लेवल का बढ़ा दें। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने छोटे बच्चों के से ये चीज़ सीखी है, क्योंकि मैंने कोशिश की है मेरे स्कूल के जितने छोटे बच्चे हैं उनका मैंने थोड़ा पहले बेस बनाया। अब बेस बनाने के बाद अब बच्चे वो ऐसे हैं ना, उनको मैं अगर नीट लेवल का भी करवा दूंगा तो वो बिल्कुल परवाह नहीं लेते हैं, बोलते हैं सर इससे भी हायर लेवल का करवाओ। सबसे बड़ी बात क्या है, इंटरेस्ट है उनको सब्जेक्ट में। तो पहले बोलते हैं ना कोई भी चीज़ है उसको शिद्दत से चाहना पड़ता है, फिर पूरी कायनात उस चीज़ को उसको दिलाने में आपकी हेल्प करती है। तो वैसे ही ये सब्जेक्ट, ये पढ़ाई है, पहले आप प्यार करना सीखो। जैसे मुझे भी अपने सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा लगाव है। पहली तो मेरी माँ वो है जिसने घर में मुझे जन्म दिया, और दूसरी मैं माँ मानता हूँ इस बायोलॉजी को जिसने मेरा थोड़ा बहुत नाम बनाया बिलावर में। तो देखिए बोलते ना मंजिल तक जाना है तो पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अगर छत तक जाना है ना ऊपर, तो आप नीचे से ऊपर जाओगे, ना कि ऊपर से नीचे आओगे। वैसे ही सेम जैसे कि प्लांट है तो वो ऊपर से नीचे नहीं पैदा होता है, ऊपर से नीचे ग्रो नहीं होता, वो नीचे से ही ऊपर जाता है। वैसे ही सक्सेस जो होती है वो एक दिन में नहीं मिल जाती है, लेकिन अगर कड़ी मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो कोई भी चीज़ है उसको बेस से पढ़ना चाहिए, नीचे जहाँ से वो चीज़ तैयार होती है, जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हो रही है वहाँ से उसको ऊपर पढ़ना स्टार्ट करो। तो आज तभी तो मैं आपको पहले बेसिक पढ़ाऊंगा आज आपको बायोलॉजी का। तो जैसे कि बायो वर्ड है, एक है लॉजी, ये दो वर्ड मिलके इन्होंने बढ़ा दी बायोलॉजी। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज़ बायोलॉजी, डिफाइन बायोलॉजी, वह डेफिनेशन बताओ, सबसे आसान डेफिनेशन जो है ना पूरी साइंस में वो है बायोलॉजी की। अभी आपको पता चल जाएगा, 1 मिनट में, चुटकी में ही आपको लर्न हो जाएगा। देखना, बायो वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ। बायो वर्ड का मतलब ही क्या है, लाइफ। लाइफ मतलब जिंदगी। और प्लस लॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ाई। ठीक है जी। तो हम बोल सकते हैं हम लाइफ मतलब जिंदगी की पढ़ाई करते हैं बायोलॉजी में। सिंपल डेफिनेशन, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं हम, जिंदगी के बारे में। जिंदगी किसकी होती है, जो जानदार चीज़ें जिनमें जान है उनकी तो जिंदगी है, उनका ही तो जहान है। तो मतलब कि स्टडी ऑफ लाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, क्योंकि लिविंग चीज़ों में ही जान होती है। ठीक है जी, नॉन लिविंग चीज़ों में कोई भी जान नहीं होती। जैसे मैंने एक बार अपने स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा, बेटा बताइए डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चा सामने बैठा था, उसने बोला सर देखो मेरे हाथ में ये बुक है, ये नॉन लिविंग है और मैं खुद लिविंग हूँ। अब आपको दिख रहा है कि भाई मेरे और इसमें क्या फ़र्क है, तो मुझे बताने की ज़रूरत क्या है। मैं हूँ तो आपको पता है कि सर मैं चल सकता हूँ, उठ के मूव कर सकता हूँ, लेकिन ये बुक थोड़ी ना अपने आप चलेगी। अब मैं हूँ तो मेरी ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, लेकिन ये बुक जो है इसकी थोड़ी ना ग्रोथ होगी, जितनी है इतनी रहेगी। अब मुझे भाई अगर सर्दियाँ आएगी तो ठंड का एहसास होगा, गर्मी आएंगी तो गर्मी का एहसास होगा, लेकिन इस बुक को थोड़ी ना होता है। उसके बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी होगी तो मेरे बच्चे आगे पैदा हो जाएंगे, मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ी ना बुक कर सकती है ऐसा। तो ऐसे ही उसने बोला कि जैसे सर मैं खाना खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, लेकिन ये बुक थोड़ी ना ऐसा कर सकती है। तो मतलब कि उसने प्रैक्टिकली मुझे बताया। तो ऐसा ही नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ए क्लास ऐसी पढ़ाई करो कि पूरी ज़िंदगी आपको भूले ना। कोई भी आंसर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर आपके पास हर टाइम हो, वैसी पढ़ाई करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखिए आगे, अब देखो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब सवाल ये उठता है कि इस बायोलॉजी का फादर, इसका फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये क्वेश्चन जनरल है और आपको आना चाहिए, बायोलॉजी के फादर कौन है। तो देखिए, फादर हम सब्जेक्ट का उस इंसान को बोलते हैं जिसने अपनी सबसे पहले कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में दी होती है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उस सब्जेक्ट में दी होती है। सबसे ज़्यादा जिसने काम किया होता है उस सब्जेक्ट में और जिसने सबसे पहले उस सब्जेक्ट में काम किया होता है, उसी को हम बंदे को बोलते हैं फादर। तो इस बायोलॉजी का जो फादर है वो है हमारे एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब ये जो एरिस्टोटल थे, ये बंदे जो थे ना, ये एक फिलोसफर थे, फिलॉसफी में ज़्यादा विश्वास करते थे। मतलब कि लाइफ के फैक्ट्स के बारे में, आइडियाज़ वगैरह ये ढूंढने में उसमें लगे रहते थे बस। तो इसलिए इनको फिलॉसफर भी बोला जाता है। फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसमें इनका, रियल आइडियाज़ वगैरह ढूंढना। तो मतलब कि इनको फिलॉसफर भी, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन जरूरी नहीं सिर्फ बायोलॉजी में ही है। इन्होंने मतलब कि अपना काम जो है वो पॉलिटिकल साइंस में भी किया है, मैथमेटिक्स में भी किया है, उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स में भी काम किया है। तो मतलब इन्होंने मतलब कि हर फील्ड में साइंस में मोस्टली काम किया हुआ है, अपनी कंट्रीब्यूशन दी हुई है। तो इनको फादर बोला जाता है बायो का। अगर ये बंदा फादर है तो इट मीन्स इस बंदे की भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमारे पास होनी चाहिए ना।
तो ये जो एरिस्टोटल साहब हैं, इनके पापा का जो नाम था ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो जनरल आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो इनके जो फादर साहब थे, इनके फादर का जो नाम था वो आप नाम याद रख सकते हो, उनका नाम था निकोमैक्स। निकोमैक्स, ये इनके फादर थे। अब क्या हुआ कि जब ये 13 साल के थे ना, 13 साल के जब ये हुए तो इनके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, बेचारे अकेले पड़ गए, कोई पालने वाला नहीं था। तो उस केस में क्या हुआ कि इनको पाला पोसा इनकी बड़ी सिस्टर ने, बड़ी बहन ने इनका पालन पोषण किया था। और बाद में इन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पे ये पढ़ाई करने जाते थे। तो जो इनके मेन गुरु रहे हैं, जिन्होंने इनको पढ़ाया है, पूरी विद्या दी है, उनका नाम है, वो भी आपने याद रखना है कि हु इज़ द फादर ऑफ एरिस्टोटल, हु इज़ द टीचर ऑफ एरिस्टोटल। तो इनके जो गुरु रहे हैं वो रहे हैं, उनका नाम आप देख सकते हो, प्लाटो। प्लाटो के ये शिष्य रहे हैं एरिस्टोटल। ये प्लाटो जो है ये गुरु हैं किसके? एरिस्टोटल के। इन्होंने पूरी विद्या एरिस्टोटल को पढ़ाई है, ठीक है। बोलते हैं ना कोई भी बच्चा है उसके नॉलेज के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो उसके गुरु का होता है, टीचर का। तो वैसे ही ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन इनको इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट किसने बनाया, ये क्वेश्चन उठता है ना। तो वो थे प्लाटो साहब, इन्होंने इनको शिक्षा दी थी। अब देखिए एरिस्टोटल भी जब बड़े हुए तो सबसे पहले तो इन्होंने शादी की, ठीक है ना। जब शादी इनकी होगी तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनकी जो फर्स्ट बीबी थी उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की थी और इनके घर एक बच्चा भी हुआ था। और मतलब कि इन्होंने अपने बच्चे का नाम जो था, इनके जो सन थे उनका नाम भी इन्होंने मतलब कि अपने पापा का नाम ही, मतलब जो इनके पापा का नाम था वही इन्होंने अपने बच्चे का नाम आगे रखा था। हो सकता है अपने पापा से ये हद से ज़्यादा प्यार करते थे, तो इनके सन का नाम भी सेम यही था, निकोमैक्स, फादर का भी और सन का भी। अब क्या हुआ कि ये भी खुद आगे जाके टीचर बने थे, एरिस्टोटल ये भी पहले टीचर बने। और इनको एक ऑफर आया था, मैकडॉन एक जगह है, मैकडॉन के एक किंग थे, राजा थे, उन्होंने इनको बुलाया अपने घर और इन्होंने उनके बच्चे को पढ़ाया था। मैकडॉन के जो किंग थे और उनका जो बच्चा था उसका नाम था सर द ग्रेट अलेक्जेंडर, जैसे कि नाम आपने सुना ही होगा, अलेक्जेंडर को इन्होंने शिक्षा दी थी। अलेक्जेंडर जो थे वो एरिस्टोटल के शिष्य रहे हैं, याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे कि एरिस्टोटल के टीचर कौन थे? प्लाटो। और ये किसके टीचर बने आगे जाके? सर ग्रेट अलेक्जेंडर, जो ग्रेट जिनको हम मुझे भूल गया, जो भी है। अब देखिए इतना सा तो आपको थोड़ा बहुत एरिस्टोटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए बायोलॉजी जो है ये स्टार्ट होती है मतलब इसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइफ के ऊपर ही, तभी तो इसका दूसरा नाम लाइफ साइंस भी है बायोलॉजी का, ठीक है जी। तो ये लाइफ बर्ड जो है अर्थ के ऊपर लाइफ जो थी वो कैसे आई, अर्थ के ऊपर ज़िंदगी कैसे आई, कौन सी जानदार चीज़ थी जो पहले इस अर्थ के ऊपर आई। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 10th में एवोल्यूशन वाला चैप्टर है और 12th में भी। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे कि एक थ्योरी है जिसने अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन की हुई है कि अर्थ हमारी कैसे बनी, अर्थ के ऊपर जीवन कैसे आया। तो सबसे पहले माना जाता है कि क्या हुआ कि यूनिवर्स बना था अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो थी, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक सबसे पहले हमारा यूनिवर्स बना, ठीक है, ब्रह्मांड बना। तो जब यूनिवर्स बना तो इस यूनिवर्स में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स घूमा करते थे आगे पीछे, के गोले वगैरह आगे पीछे ऐसे घूमा करते थे। तो क्या हुआ कि एक बार की बात है कि दो एस्ट्रॉइड्स आपस में टकराए, जिनके टकराने से बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ, बम धमाका हुआ, विस्फोट हुआ और चारों तरफ धूल मिट्टी के कण फैल गए, गैसेस ही गैसेस हो गई आगे पीछे, भाई अंधेरा छा गया। तो अब जैसे ही थोड़ा टाइम बीता, आस्ता वो जो धूल मिट्टी के कण वगैरह थे, जो गैसेस वगैरह के पीछे बिखरी हुई थी दो एस्ट्रॉइड्स के टकराने से, तो वो सारी चीज़ें आपस में पास में आती गई आस्ता। लेकिन उनको पास में किसने लाया? कोई तो फोर्स है, कोई ताकत है जो उन चीज़ों को पास में ला रही है। तो वो ताकत थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं हम, जो आज हमारी अर्थ की फोर्स है। तभी तो हम अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं। ये किसने कंसेप्ट दिया था? आपको पता ही होगा,
न्यूटन्स के जो लॉ है ना, उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि अर्थ के पास कौन सी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तभी तो हम लोग अर्थ के ऊपर बैठे हुए, नहीं तो हम हवा में उड़ने लगते हैं। अर्थ के पास ताकत नहीं होती तो अर्थ चीज़ों को पकड़ के नहीं रखती अपने पास, अट्रैक्ट करके नहीं रखती, है ना। तो यूनिवर्स में क्या हुआ, 2 एस्ट्रॉइड्स टकराए, टकराने से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, आगे पीछे धूल मिट्टी फैल गई, वो धूल मिट्टी आस्ता आस्ता पास में आई। पास में आने से क्या हुआ कि एक और गोला बन गया, और वो गोला कोई और नहीं था, वो थी हमारी अर्थ। ठीक है जी, अर्थ बनी। अब जब ये जमीन बनी तो इसके ऊपर आपको पता है क्या था सबसे पहले, जिसकी ये बनी है वही तो चीज़ें थी। मैंने आपको भी बताया कि छोटे छोटे से कण थे, मिट्टी के कण, जिन पार्टिकल्स, जिनको आज हम एटम का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम अर्थ के ऊपर क्या थे, एटम्स थे, ठीक है, और प्लस क्या थी, गैसेस वगैरह थी। गैसेस में भी जैसे कि आपको नाम तो पता ही होगा बड़े से, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पहले जब अर्थ बनी तो उस टाइम ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है जी। तो गैसेस वगैरह थी और एटम थे। अब क्या हुआ कि जब गैसेस के साथ एटम कंबाइन होते गए, जैसे कि दोस्तों आपने देखा तो होगा ही कि जो नाइट्रोजन है उसका सिंबल N है, कार्बन का सिंबल C है, ऑक्सीजन का O है ना। तो मतलब कि कभी कभार हम N के साथ 2 लिख देते हैं, C के साथ 2 लिखते हैं, O के साथ 2 लिख देते हैं, 3 या 4 लिख देते हैं। तो ये 2, 3, 4 या जो चीज़ें ये लिखी हुई है हमने, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये जो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इन गैसेस के साथ ये 2 क्यों लगाया, वो बेसिकली जब गैस के साथ आके छोटे छोटे वो 2 पार्टिकल, 2 एटम आके जुड़ गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, N2। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एटम को, कि इस गैस के पास आके 2 छोटे छोटे से कण मिट्टी के वो पार्टिकल आके जुड़ गए हैं, जिनको हम एटम बोल रहे हैं। तो जब गैस के साथ एटम जुड़ता है, अगर एटम सेम टाइप की है, तो इस गैस को हम बोलते हैं क्या, गैसेस प्लस एटम जुड़ के आगे बनाते हैं क्या, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, जहाँ पे H2 है ना, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को ले लेते हैं, मान लो, है ना। तो H2 प्लस O क्या बन गया, आगे हमारा H2O, मतलब पानी बन गया। तो ये H2O मतलब क्या है, वाटर। आपको को पूछे कि पानी किसका बना हुआ है, तो आप बता सकते हो भाई पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। बड़े सारे बच्चों को पता नहीं होता है पानी किसका बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बना दिया वाटर। अब देखो इसमें एक मॉलिक्यूल ये है, मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और दूसरा ऑक्सीजन का है। जब 2 टाइप के मॉलिक्यूल आके जुड़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स को मिला के हम बनाते हैं आगे जाके क्या, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्या है कि जब 2 या मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता है DNA हो गया हमारा, RNA हो गया हमारा, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सारे मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो इन चीज़ों ने ही आगे जाके, इन चीज़ों ने कंबाइन होकर इन्होंने मिलके ही आगे पहला सेल बनाया था अर्थ के ऊपर, फर्स्ट सेल, और वो सेल था प्रोटोसेल। ये याद रखना अपना, प्रोटोसेल। ये जो सेल बना था ना, ये आधा अधूरा सेल था, बेकार सा सेल था, ये कुछ काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन ये आपको को पूछे कि ये सेल जो था ये टाइप किसकी है, तो ये टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल की। मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा कि सेल जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस 2 टाइप में डिवाइडेड है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो अर्थ के ऊपर सबसे पहला सेल जो था प्रोकैरियोटिक सेल आया, और इसी की एक टाइप थी जिसका नाम था प्रोटोसेल। ये टाइप आई थी, ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी आगे बड़ी सारी टाइप्स थी। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था ना, इसने ही अर्थ के ऊपर पहली लाइफ बनाई थी। पहली लाइफ अर्थ के ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल नहीं बनाई थी, और वो लाइफ बनी थी किसकी, पहले अर्थ के ऊपर आए थे बैक्टीरिया। याद रखना, सबसे पहले जमीन के ऊपर आए थे बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया भी तो बड़े टाइप के होते हैं। तो कौन से बैक्टीरिया आए थे, उनका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, सबसे पहले अर्थ के ऊपर साइनोबैक्टीरिया आए थे, याद रखना, ठीक है जी। अब क्या हुआ, एवोल्यूशन हो रहा है, चेंज आ रही है, छोटी छोटी चीज़ें देखो मिल के आगे बड़ी बड़ी चीज़ें बना रही है ना, कंबाइन होकर बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही है, इसको तो एवोल्यूशन बोलते हैं हम। तो मतलब अब प्रोकैरियोटिक सेल जो था ये साइज में छोटा था, माना जाता है कि इसी में चेंज आई। ये जब साइज में बड़ा हो गया, क्योंकि पहले ये जो सेल था इतना छोटा था कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, आधा अधूरा न्यूक्लियस बेचारा। उस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो थी ही नहीं, एक क्रोमोसोम लेके घूम रहा है ये। इसके पास ना सेल के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनीज बोलते हैं, वो मैक्सिमम जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज है सारे एब्सेंट इस बंदे के पास। तो इसको हम ट्रू सेल थोड़ी ना बोल सकते हैं, कुछ आधा अधूरा सा सेल है, ठीक है ना। ये इसमें जब मॉडिफिकेशन हुई, चेंज आई, ये जब साइज में बड़ा हो गया, इसमें जो जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो इसमें आ गए, तो इसको नाम दिया गया बाद में यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो था, ये सेल जो था ना, ये बदमाश कहीं का,
इसने अपने 2 बेटे बनाए आगे। एक का नाम था प्लांट सेल और दूसरे का नाम था क्या, दूसरे का नाम था एनिमल सेल। जैसे कि आज आप पढ़ते तो होंगे 8th 9th में प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस। तो ये प्लांट सेल एनिमल सेल किसकी टाइप है, यूकैरियोटिक सेल की टाइप है। प्लांट सेल ने आगे जाके अर्थ में बना दिया, अर्थ के ऊपर बना दिए भाई प्लांट्स, और एनिमल सेल ने बना दिए एनिमल्स। जैसे हम इंसान हैं, हम भी एनिमल में आते हैं, ठीक है, जो इसने बना दिया एनिमल्स। ऐसे अर्थ के ऊपर लाइफ आई, ठीक है। पहले प्लांट्स आए, फिर ऑक्सीजन वगैरह बनना स्टार्ट हुई, फिर जाके एनिमल्स वगैरह आए, ठीक है। यही आपकी बायोलॉजी है, बेसिक बायोलॉजी। ये अगर आपको आती है तो इट मीन्स आपका थोड़ा सा बेस बन गया, 1% बेस आपका कम से कम बन गया, ठीक है जी। अब बायोलॉजी जो है वो अकेली नहीं है, ये एक माँ है, इसकी आगे 2 बेटियां भाई, इसकी 2 बच्चियां हैं आगे, ठीक है। एक का नाम है क्या, बॉटनी, और दूसरी का नाम है बड़ी प्यारी सी जूलॉजी, ठीक है। एक है बॉटनी और दूसरी है जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट किसके बारे में, प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और सेम यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जूलॉजी में। जू वर्ड का मतलब ही एनिमल होता है, लॉजी मीन स्टडी, स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो पेपर में क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो जो बायोलॉजी के फादर है ना वही जूलॉजी के फादर है। जूलॉजी में भी उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन सबसे पहले दी थी, तो जूलॉजी के फादर भी सेम एरिस्टोटल ही हैं जो बायोलॉजी के। लेकिन बॉटनी के जो फादर है ना वो हैं थियोफ्रास्टस। ये याद रखना आपने, बड़े सारे बच्चों को ये नहीं आता कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो वो हैं थियोफ्रास्टस। ये बंदा था जिसने कि बॉटनी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, बॉटनी में अपने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन दी थी, ठीक है, प्लांट्स का नॉलेज दिया था लोगों को। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए हम अपनी वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो ज़रूर मिला होगा। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लें, लेकिन सब्सक्राइब तभी करना है जब आपको समझ आएगी तो। और अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में, स्पेशली बायोलॉजी में है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, फिर जाके अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। और जिनको बायोलॉजी पढ़ने का इंटरेस्ट है वही करना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बना दी है ना, शुक्र है।